सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी जेई या एसएससी जेई हो, जो भी एई जेई के एग्ज़ाम्स है उसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं और आने के चांसेस है। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से होंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। इसके लिए हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, जो पिछले बार कई सारे एग्ज़ाम में पूछ चुका है और आगे आने वाले आरआरबी जेई और भी सारे जेई लेवल और एई के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेली आपको सुबह और शाम सुबह में आपको नॉन टेक का और शाम में आपको टेक्निकल का 50-50 क्वेश्चन का एक डेली वीडियो आप लोग को अपलोड होगा इसी चैनल पे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत सारे वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस इज़ डिफाइन एज। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले स्ट्रेस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई आपके पास बार है या रॉड है, इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई कर लिया। मान लीजिए फोर्स आपका P है और इसका जो ये जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया वो क्या है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। उस एरिया को हम कैपिटल A मान लेते हैं। तो जब भी हम किसी मटेरियल पे या किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, यानी कि अगर इसको हम दबाएंगे तो ये अपने आप को मतलब टूटने या सिकुड़ने से बचाएगा। तो वो जो फोर्स लगाएगा, जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को चेंज होने से बचाएगा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिंग फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिंग फोर्स। तो रेसिस्टिंग फोर्स और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, तो अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस हो जाएगा। ये जो रेसिस्टिंग फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है। यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग लगाएंगे तो रेसिस्टिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स है, इसलिए इसको P अपॉन A हम लोग लिख सकते हैं। P आपका क्या हो गया, रेसिस्टिंग फोर्स, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लिया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे P/A हो जाता है। P का मतलब फोर्स हो गया, A का मतलब एरिया हो गया। इसका यूनिट देख लेते हैं। तो P मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया मेरा क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे देखिए डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ये नहीं होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ। तो स्ट्रेन किसका रेशियो होता है, तो ध्यान देना है कि जो मेरा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन ये क्या होता है, डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल लेंथ, टू ओरिजिनल लेंथ। तो डिफॉर्मेशन को हम किससे दिखाते हैं, डेल एल से दिखा देते हैं, और ओरिजिनल लेंथ आपका मान लीजिए एल है। तो ये मेरा क्या होता है, स्ट्रेन होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट पर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए लोड टू एरिया, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल लेंथ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की बात क्या है, कंसिस्ट ऑफ विच रीजन। पहला है इलास्टिक एंड प्लास्टिक, दूसरा है डक्टाइल एंड ब्रिटल, तीसरा है हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग, और चौथा है स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इससे समझना हमारा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, यहाँ पे स्ट्रेन है और ये मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। जो एक्स एक्सिस पे होता है वो मेरा इनपुट होता है, और जो वाई एक्सिस पे होता है मेरा आउटपुट होता है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। इस पॉइंट को O मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, और इस पॉइंट को मान लेते हैं आपका C है, और यहाँ पे C' मान लेते हैं, C', और यहाँ पे ये मेरा C' हो गया, और इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, कोई पॉइंट B मान लेते हैं, कोई पॉइंट F मान लेते हैं, E मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ये A से O से A का जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन है, यानी कि यहाँ पे जो होगा, अगर हम मटेरियल पे लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो करेगा। हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब ये है कि स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेन होगा। अब जैसे हम B पॉइंट तक बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपका इलास्टिक लिमिट ही रहेगा, बट यहाँ तक हुक्स लॉ जो होगा प्रॉपर फॉलो नहीं करेगा A to B रीजन तक।
तो ओ से ए आपका प्रॉपरली यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होगा। ओ से बी रीजन को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ बी पॉइंट से यहाँ तक के ये जो रीजन है, ये भी जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन। अब इसके बाद जब भी हम मटेरियल में जो भी लोड लगाएंगे, जो भी हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, जितना भी हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? प्लास्टिक रीजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लास्टिक रीजन आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लास्टिक रीजन आ गया और यहाँ पे इलास्टिक रीजन आ गया, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दो रीजन होते हैं। कौन कौन सा? इलास्टिक एंड प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ। तो देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को FOS से बोलते हैं या N से भी दिखाया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये बताता है कि अगर मान लीजिए आपने एक मटेरियल बनाया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी मटेरियल को डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज़्यादा ही रखा जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस होता है। वर्किंग स्ट्रेस यानी कि कितना अल्टीमेट स्ट्रेस है उसका और वर्किंग स्ट्रेस उस पर कितना अप्लाइड हो रहा है, इन दोनों का रेशियो मेरा क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ये आपका है अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका थर्मल स्ट्रेस से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला है थर्मल स्ट्रेस अकर ड्यू टू। तो थर्मल स्ट्रेस किसके कारण आता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो हीट के कारण आता है। थर्मल की बात किया यानी हीट से रिलेटेड होगा। अब इसमें दो चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बॉडी है जिसको दोनों तरह से हम लोग क्या कर दिए? दोनों तरह से फिक्स कर दिए और फिर इसको हीट कर रहा है, तो ये पहला केस हो गया। और एक बॉडी ऐसा हुआ जिसमें हम क्या किए? एक तरफ से फिक्स कर दिए और बस उसको हीट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या? तो अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉडी है इसमें क्या होगा? हीट जनरेट होगा, यानी इसका टेम्परेचर चेंज होगा। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इसमें क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस। और इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पे दोनों तरह से कॉलम फिक्स है, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर एक तरफ से पार्शियली केवल क्या है? फिक्स्ड है, तो इसमें क्या होगा? हीट देने से ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होकर, ये जो बॉडी है आगे की तरफ क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें डेवलप होगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये जो हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? टेम्परेचर चेंज के कारण। टेम्परेचर हम लोग हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो थर्मल स्ट्रेस किसके कारण होता है? टेम्परेचर चेंज के कारण डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यूनिट ऑफ स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेन अभी बताया, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से दिखाया जाता है del L/L। तो del L जो होता है वो भी मान लीजिए mm में है, और L जो है यानी कि लेंथ जो है वो भी mm में है। जब दोनों कट जाएगा तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, स्ट्रेन के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट हैज़ नो यूनिट। अगला हम लोग देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेन एनर्जी इन द एनर्जी स्टोर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू। बोल रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी किसी मटेरियल में किसके कारण डेवलप होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेन एनर्जी है वो लोड के कारण डेवलप होता है। डिफॉर्मेशन अंडर लोड। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। लोड जो होता है इस केस में, स्ट्रेन एनर्जी केस में 3 तरह के लोड हम लोग को पढ़ना होता है। पहला आपका होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, दूसरा होता है सडन अप्लाइड लोड, और तीसरा होता है आपका इम्पैक्ट लोडिंग। ग्रेजुअली का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह का फिगर बना दिए, धीरे धीरे लोड को बढ़ाया जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सडन अप्लाइड लोड में क्या होगा कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर डायरेक्ट लोड अप्लाई कर दी, ये आपका सडन अप्लाइड लोड। इम्पैक्ट लोड एक तरह से कॉलर का लोड होता है, कॉलर से मान लीजिए लोड अप्लाई कर रहे हैं आप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट इस कॉलर को आप छोड़ दिए तो यहाँ पे इम्पैक्ट लोड आता है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। सडन अप्लाइड लोड में जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो
2 इंटू पी अपॉन ए होता है। और इम्पैक्ट लोडिंग में स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट में हम लोग लिख देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोड लगाते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी पे हम लोग लोड लगाते हैं, तो लोड लगाएंगे तो उस बॉडी में क्या जनरेट होता है आपका स्ट्रेन एनर्जी। इसको कैपिटल यू से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू भी। सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू भी यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम होता है, और सिग्मा क्या होता है स्ट्रेस होता है, ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और कैपिटल यू आपका स्ट्रेन एनर्जी है। इसका जो यूनिट होता है जूल में होता है आपका। तो ये किसके कारण होता है डिफॉर्मेशन अंडर लोड। जब लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा और उसी के कारण उसमें क्या हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है प्रूफ रेजिलियंस इज डिफाइन एज। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। एक होता है आपका प्रूफ रेजिलियंस और एक होता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो देखिए प्रूफ रेजिलियंस होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट में। और जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी लेते हैं किसमें प्रूफ रेजिलियंस में, और इसमें क्या लेते हैं सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम ड्रॉ किए थे वो तो हमने बता दिया। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी इसको समझा जा सकता है। जैसे ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है तो इसमें माइल्ड स्ट्रेन के लिए इसमें देखिए एक पॉइंट हम बनाए थे ए, एक पॉइंट था बी, एक पॉइंट था सी, ऐसा ही करके यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा ही करके कुछ पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी जनरेट होगा, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे कर रहा है तो यहाँ का जो एनर्जी होगा वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाएगा। और अगर हम सी पॉइंट तक चले गए तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एनर्जी जो होगा वो प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगा विद इन इलास्टिक लिमिट में। तो यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रूफ रेजिलियंस में हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है अभी बताया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर शियर फोर्स इन बीम इज द। तो शियर फोर्स इन बीम, शियर फोर्स का क्या मतलब होता है एक ऐसा फोर्स को समझ लेते हैं। शियर फोर्स का मतलब होता है मान लीजिए हमने इधर से फोर्स पी अप्लाई किया और इधर से भी हमने फोर्स पी अप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स। अब जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा इस ऑब्जेक्ट पे लोड पड़ेगा और उसके कारण ये ऑब्जेक्ट बीच में से क्या हो जाएगा क्रश हो जाएगा, यानी टूट जाएगा बीच में से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रशिंग। क्या बोलते हैं क्रशिंग। तो ये किसके कारण होता है ट्रांसवर्स फोर्स और क्रशिंग शियर। तो ये क्या होता है आपका ट्रांसवर्स फोर्स क्रशिंग शियर। बीम की बात किया तो बीम में वही होता है ट्रांसवर्स फोर्स क्रशिंग शियर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन बेंडिंग मोमेंट इज कॉज बाय। तो बेंडिंग मोमेंट किसके कारण होता है ये बताना है हमको। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई बीम है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं। तो एक आपका हिंज सपोर्ट हो जाएगा और ये आपका रोलर सपोर्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब जैसे ही हम इसमें कोई लोड अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया एक लोड अप्लाई किया P या W अप्लाई किया, तो जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे ये बीम क्या हो जाएगा यहाँ से बेंड हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये किसके कारण हो रहा है लोड के कारण हो रहा है। और लोड लग किस पे रहा है तो देखिए ये जो एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस दिख रहा है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं लेटरल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं लेटरल एक्सिस। तो फोर्स जो है किस एक्सिस के अबाउट डेवलप किया जा रहा है लेटरल एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा ये लेटरल फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो लेटरल फोर्स के कारण जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर इन अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट फ्री एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट। बोला है कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है और एक क्या हो रहा है वहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाई कर रहा है फ्री एंड पे। तो यहाँ पे एक बीम ड्रॉ कर लेते हैं हम
कैंटिलीवर बीम का मतलब हुआ कि एक एंड फ्री होगा और एक एंड फिक्स होगा। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गया। बोल रहा है कि फ्री एंड पे एक लोड अप्लाई किया गया, तो यहाँ पे फ्री एंड पे एक लोड हमने एफ अप्लाई कर दिया और इसका लेंथ मान लेते हैं, आपका क्या है, लेंथ मान लेते हैं एल है। तो बोल रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि कहाँ पे जनरेट होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों डायग्राम बना देते हैं। एक शियर फोर्स डायग्राम होता है, तो शियर फोर्स डायग्राम इसका किस तरह हो जाता है। शियर फोर्स जो डायग्राम है वो सिंपली आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा इसका शियर फोर्स का डायग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो इस तरह का हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये शियर फोर्स हो गया। तो शियर फोर्स हर जगह देखिए सेम है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो फ्री एंड है वहाँ पे जीरो है। फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, कोई भी बीम हो उसका फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। ये जो फिक्स एंड है ये आपका क्या है, फिक्स एंड पे। देखिए यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है यहाँ पे। तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं कैंटिलीवर बीम में, और अगर यहाँ पे फ्री एंड पे पॉइंट लोड अप्लाई हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका फिक्स एंड पे होगा। तो एट दी फिक्स एंड, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ इट्स सपोर्ट लोकेटेड एट। बोला है अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ इट्स सपोर्ट्स लोकेटेड एट। तो बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में कहाँ कहाँ पे सपोर्ट अप्लाई किया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बता देते हैं किस तरह से होता है ये। आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एक बीम ड्रॉ कर लेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, आपका एक हिंज सपोर्ट होता है और एक आपका क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपका दोनों फ्री एंड है, दोनों फ्री एंड पे एक एक सपोर्ट लगा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ एंड पे एक सपोर्ट लगा होता है, एक एक सपोर्ट। तो बोला है बोथ एंड, यहाँ पे देखिए ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली, यानी कि एक एंड के तरफ ही। तो ये तो गलत है, दोनों तरफ है। बोथ एंड ये सही है, बी ऑप्शन इसमें होगा। वन एंड विथ अ फिक्स सपोर्ट ये नहीं होगा, वन एंड विथ अ रोलर सपोर्ट ये भी नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर। 14th नंबर क्वेश्चन है, अ कंटिन्यूअस बीम इज अ बीम दैट। एक कंटिन्यूअस बीम क्या होता है। तो कंटिन्यूअस बीम देख लीजिए, यहाँ पे कुछ हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, एक ऐसा बीम हो जिसके पास दो या दो से ज़्यादा सपोर्ट हो, दो से ज़्यादा सपोर्ट हो। मान लीजिए एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे, इसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको भी हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट ऑप्शन हैज़ मल्टीपल स्पैन्स ओवर मोर देन टू सपोर्ट्स, इज सिंपली सपोर्टेड वन, इट सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म लोडिंग, हैज़ अ फिक्स एंड और फ्री एंड। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, हैज़ मल्टीपल स्पैन्स ओवर मोर देन टू सपोर्ट्स। दो से ज़्यादा सपोर्ट अगर लगा हो तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इन अ फिक्स बीम द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स एंड। बोला है कि अगर एक फिक्स बीम है तो उसके फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। एक फिक्स बीम इस तरह का होगा जिसका दोनों साइड क्या होगा, दोनों तरफ से फिक्स होगा। तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे बोला है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, कितना होगा। यहाँ पे जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या नेगेटिव होगा। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था कैंटिलीवर बीम में कि फिक्स एंड पे आपका जो होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिक्स एंड पे ही पूछा है तो मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, टॉर्सन इन शाफ्ट रेफर्स टू द। शाफ्ट में टॉर्सन किसके कारण होता है। पहला है ट्विस्टिंग ऑफ द शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क, बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, शियर स्ट्रेस कॉज बाय ट्रांसवर्स लोडिंग, टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो इसमें जो होगा आपका बोला है कि टॉर्सन किसके कारण होता है। तो देखिए आपका कोई बीम मान लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं टॉर्सन इक्वेशन से। ये अगर इसमें हम लोग क्या करें, इस तरह से क्या कर दें, लोड अप्लाई कर दें किस तरह से, इधर से दोनों तरफ से इसको ऐंठना स्टार्ट कर दें। तो अगर दोनों तरफ से इसको ऐंठना स्टार्ट कर दें और आपका ये शाफ्ट है, इधर से भी लोड अप्लाई कर दी, इधर से भी, तो यानी इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घुमा रहे हैं, तो इसमें ट्विस्ट करा रहे हैं। तो ट्विस्टिंग के कारण इसमें क्या होगा, टॉर्सन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा,
टॉर्शन आएगा इसमें, तो किसके कारण होता है, ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क। तो टॉर्क अगर हम लोग लगाएंगे तो इससे क्या होगा, शाफ्ट ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट होने के कारण इसमें क्या आएगा, टॉर्शन आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर टॉर्सनल स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट। तो पहले टॉर्सन इक्वेशन को समझ लेते हैं। टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। टी आपका टॉर्क होता है, जे आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टाउ आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस, आर आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट होता है, जी आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल आपका लेंथ ऑफ द शाफ्ट होता है। तो यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेस पूछा है, तो देखिए टॉर्सनल स्ट्रेस इसी को बोला जाता है, ये शियर स्ट्रेस को ही क्या बोला जाता है, टॉर्सनल स्ट्रेस बोला जाता है। तो इन दोनों को कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि थीटा के बारे में इन दोनों से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू आर बाई जे। यहाँ पे आर को देखिए स्मॉल आर लिख लेते हैं, तो टाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी बाई आर इंटू जे, टी इंटू आर बाई जे, टी इंटू आर बाई जे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रिलेटेड टू। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किससे रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग दो कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे। एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका ई होता है, और ये किससे रिलेटेड होता है, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ये किससे रिलेटेड होता है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन से। देखिए हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब ये हटाते हैं तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, तो यहाँ से ए जो होता है, ई जो हो जाएगा सिग्मा बाई ई हो जाएगा, तो ये सिंपल स्ट्रेस होता है और ये आपका सिंपल स्ट्रेन होता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। उसी तरह जी में क्या होता है, ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करता तो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन हो जाता। 19 नंबर क्वेश्चन, इन अ थीन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर हुप स्ट्रेसिस। तो देखिए थीन सिलेंडर की बात की गई है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर आपका थीन सिलेंडर है तो उसमें दो तरह के स्ट्रेस डेवलप होंगे, एक होगा हुप स्ट्रेस और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर हम क्या कर लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल क्या बना लेते हैं, ये सिलेंड्रिकल सेल बना लेते हैं। जैसे समझिए गैस हो गया, गैस का स्टोरेज हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो एक्सिस होते हैं, एक आपका ये एक्सिस होगा, ये पैरेलल एक्सिस है, और ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हुप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस डेवलप होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हुप स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो PD/2T होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है PD/4T होता है। PD क्या होता है, 4T होता है। यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद रखना है कि हुप होता है वो 2 गुना होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के। तो ये किसके कारण जनरेट होता है, यहाँ पे पूछा है हुप स्ट्रेस के कारण डेवलप होता है। तो स्ट्रेस अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, स्ट्रेस परपेंडिकुलर द सिलेंडर एक्सिस, स्ट्रेस द सिलेंडर टॉर्सनल स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर एक्सिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर यही ना है, सिलेंडर का एक्सिस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ही तो हुप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप हो गया। यहाँ पे P जो होता है प्रेशर होता है, D आपका डायमीटर होता है, T आपका थिकनेस ऑफ द सेल होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर सेल इज। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है इन अ थिन सिलेंडर वो क्या होता है, देखिए हुप स्ट्रेस के कंपैरिजन में बोला है, हुप स्ट्रेस के। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
कि जो हुप स्ट्रेस है वो 2 गुणे लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल यहाँ से क्या निकलेगा, हुप स्ट्रेस बाई 2। तो ये जो हुप स्ट्रेस का आधा होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, हाफ ऑफ दी हुप स्ट्रेस। तो हाफ ऑफ दी हुप स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, शियर फोर्स डायग्राम शो। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या शो करता है, तो शियर फोर्स डायग्राम क्या शो करता है, वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो ये तो सही है, शियर फोर्स जो होता है वो शियर फोर्स का वेरिएशन लेंथ के अलोंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इन अ कैंटिलीवर बीम द मैक्सिमम शियर फोर्स अकर एट। कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होगा, तो कैंटिलीवर बीम हम लोग बना लेते हैं। अब इसमें पूछा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे लगेगा, वो आपका किस पे होता है, ये जो मैक्सिमम शियर फोर्स होता है वो किस पे होता है, एट फिक्स एंड पे ही होता है। तो एट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स एंड। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। फिक्स एंड पे ही सबसे ज़्यादा आपका क्या आता है, शियर फोर्स। इसको जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे शियर फोर्स है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए, तो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट में इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा शियर फोर्स हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 23, विच टाइप ऑफ लोडिंग प्रोड्यूस बेंडिंग मोमेंट इन बीम। तो किस टाइप का लोडिंग जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता है एक बीम में। तो एक बीम में कई तरह के लोडिंग होते हैं, तो किस टाइप का लोड जो है वो बेंडिंग मोमेंट आपका डेवलप करेगा, तो ये होता है आपका ट्रांसवर्स लोड। अभी हमने बताया है पिछले कुछ क्वेश्चन में लेटरल लोड, जो ट्रांसवर्स लोड है या लेटरल लोड है वही सेम चीज़ है। देखिए इस तरह का लोड अगर अप्लाई होगा, मान लीजिए आपका बीम है और इधर से लोड अप्लाई करेंगे तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लोड होता है, और इस एक्सिस के अबाउट अप्लाई करेंगे तो वो लेटरल लोड या ट्रांसवर्स लोड होता है। तो ट्रांसवर्स लोड अप्लाई करेंगे तभी तो इसमें बेंडिंग आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स लोड हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इन अ बीम इज कॉल्ड। बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन नंबर ए थोड़ा मिस्टेक लिख दिया हमने। पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर होता है, कंट्रा फ्रैक्चर होता है। इस एक तरह से और पूछा जा सकता है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को भी पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ किया तो वो इस तरह का है, तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यहाँ पे बीच में देखिए बेंडिंग मोमेंट जीरो हो ही रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर बोलते हैं। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड पॉइंट इज। तो देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यानी कि यूडीएल अप्लाई कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई कर दिया। तो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपसे पूछा गया है, तो मिड पॉइंट पे ध्यान रखना है, मिड पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि जो लोड होता है ये जो बेंडिंग मोमेंट का जो ये यूडीएल होता है, इसका जब हम लोड सॉल्व करते हैं तो लेंथ जो आपका मान लीजिए एल है तो सेंटर पे लगता है, जो बेंडिंग मोमेंट का जो यूडीएल का लोड होता है वो सेंटर पे लगता है, जहाँ लोड सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ सिंपली सपोर्टेड बीम। पहला क्वेश्चन है, इट एक्सपीरियंस नो बेंडिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम में तो बेंडिंग मोमेंट होता ही है, तो ये तो गलत है। सेकेंड है, द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द सपोर्ट। किसी भी बीम में सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये बोल रहा है मैक्सिमम होगा, तो ये रॉन्ग है। द शियर फोर्स इज जीरो एट द सपोर्ट, सपोर्ट पे शियर फोर्स जीरो कहाँ होता है, तो गलत है। अगला है डी नंबर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट द मिड पॉइंट अंडर यूनिफॉर्म लोड। वेरी गुड, ये सही है। देखिए अभी हमने यहाँ पे बताया है कि मिड पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्म लोड का मतलब हो गया यूडीएल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एट मिड पॉइंट पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम।
27 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, अगर एक शाफ्ट में टॉर्शन अप्लाई हुआ है, द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो देखिए जब हम शाफ्ट में किसी टॉर्शन अप्लाई करते हैं ना, तो जो सरफेस होता है, सरफेस पे ही सबसे ज़्यादा टॉर्शन डेवलप होता है। तो यहाँ पे शियर फोर्स सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, और जो सेंटर होता है वहाँ पे शियर फोर्स क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है। तो अगर मैक्सिमम की बात किया गया है तो सरफेस हो जाएगा, मिनिमम की बात करें तो आपका सेंटर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इन थिन सिलेंडर सेल द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? पी डी वाई 2T होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? पी डी वाई 4T होता है। इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, पी डी से पी डी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/2, 2 और ये 1, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इज, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, तो एक कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे क्या होता है? तो देखिए फ्री एंड की बात किया है, कोई भी बीम हो, फ्री एंड पे अगर बेंडिंग मोमेंट पूछे तो डायरेक्ट जीरो हो जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीरो। देखिए क्यों जीरो होता है? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर फ्री एंड पे ले रहे हैं हम लोग, तो इस यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो ही होगा। तो डिस्टेंस जीरो हो गया, तो फोर्स कितना भी रहे जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो एट फ्री एंड पे कोई भी बीम हो तो उसमें बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, इन टॉर्शन द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू, टॉर्शन में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं टॉर्शन का, T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा किसके प्रोपोर्शनल है? शियर स्ट्रेस के और किसके? टॉर्क के, टू शियर स्ट्रेस और टू अप्लाइड टॉर्क। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट, ये नहीं होगा। अप्लाइड टॉर्क, ये अप्लाइड टॉर्क के होगा। रेडियस ऑफ शाफ्ट के नहीं होगा। मटेरियल इलास्टिक लिमिट, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्लाइड टॉर्क के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टू अप्लाइड टॉर्क। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, इन अ बीम द न्यूट्रल एक्सिस इन अ लाइन वेयर, एक बीम में न्यूट्रल एक्सिस कौन सा लाइन होता है? तो देखिए एक बीम कोई है, उसमें न्यूट्रल एक्सिस होने का क्या मतलब है? न्यूट्रल एक्सिस है तो क्या मतलब है? तो ये मान लीजिए आपका कोई एक्सिस है, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जहाँ पे अगर हम लोड अप्लाई करें भी या नहीं भी करें तो वहाँ पे ना ही कंप्रेशन जनरेट होगा ना ही टेंशन जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस जो होता है वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे नो टेंसाइल और नो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, देयर इज नो टेंसाइल और नो कंप्रेसिव स्ट्रेस। 32 नंबर क्वेश्चन है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम कैन बी फाउंड बाई, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम कैन बी फाउंड बाई। पहला है ऑप्शन ए, समिंग ऑल द वर्टिकल फोर्स टू द राइट ऑफ द सेक्शन। दूसरा है समिंग ऑल हॉरिजेंटल फोर्स। तीसरा है समिंग ऑल मोमेंट। और चौथा है टेकिंग द डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो इसका आंसर आप लोग इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की बात की, ये तो नहीं होगा। समिंग ऑल मोमेंट, ये भी नहीं होगा। समिंग ऑल हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स से आपका ये शियर फोर्स थोड़ी निकलता है। समिंग ऑल वर्टिकल फोर्स, तो ये आपका करेक्ट होगा। समिंग सारे वर्टिकल फोर्स का समेशन अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? शियर फोर्स मिलता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड एट द मिड पॉइंट। कंसंट्रेटेड लोड को ही पॉइंट लोड बोला जाता है। कोई एक बीम है जिसमें कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है मिड पॉइंट पे, द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट। मिड पॉइंट पे अगर हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे ही होगा। जहाँ पे लोड अप्लाई होगा वहीं पे क्या होगा? आपका मिड सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट subjected to torsion occur, the maximum shear stress in a circular shaft subjected to torsion occur
ऑप्शन ए एट द सेंटर, ऑप्शन बी एट द आउटर सरफेस, सी है हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड सरफेस, एट एनी रेंडम पॉइंट अलोंग द रेडियस। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? एट द आउटर सरफेस। बोला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात किया गया, तो अभी हमने बताया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका सरफेस पे होगा और आपका मिनिमम जो होगा या जीरो होगा वो सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट दी आउटर सरफेस। इस टाइप का अभी एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन, इन थिन सिलेंडर सेल हुप स्ट्रेस इज गिवन बाय। तो हुप स्ट्रेस का भी फॉर्मूला है PD/2T। तो यहाँ पे PD/2T देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए PD/2T करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट इज मेजर ऑफ। बेंडिंग मोमेंट किसका मेजर है? तो यहाँ पे देखना है हम लोग को। पहला ऑप्शन है द रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ बीम टू शियर डिफॉर्मेशन, द इंटरनल मोमेंट दैट रेसिस्ट बेंडिंग, द अप्लाइड एक्सियल लोड, द डिफॉर्मेशन कॉज बाय शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन जो कॉज होगा इसको तो नहीं बोलेंगे। द रेसिस्टेंस ऑफर बाय बीम टू शियर डिफॉर्मेशन ये नहीं होगा। द इंटरनल मोमेंट दैट रेसिस्ट बेंडिंग ये आपका करेक्ट होगा। इंटरनल मोमेंट जो लग रहे होंगे बेंडिंग को रोकने के लिए वो आपका क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, द रिलेशन बिटवीन टॉर्क, पावर एंड एंगुलर स्पीड T, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन बाय। तो T, P और ओमेगा के बीच में कौन रिलेशन देता है? तो इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो पावर होता है, यानी कि जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इंटू रोटेशनल स्पीड होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो पावर आपका P है, टॉर्क आपका T है, एंगुलर स्पीड आपका ओमेगा है। तो P आपका क्या हो जाएगा? T इंटू ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज डबल। एक शाफ्ट का अगर हम लोग लेंथ मान लीजिए पहले L था, अब उसको 2L कर दिए, डबल कर दिए, द एंगल ऑफ ट्विस्ट बिकम। तो अगर हम लोग शाफ्ट का लेंथ डबल कर देंगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। जो आपका एक मिनट इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी हमने टॉर्शन का जो फॉर्मूला पढ़ा था T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू क्या होता है? जी थीटा बाई एल। तो बोला है कि अगर लेंथ को डबल कर दे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा क्या हो जाएगा? तो पहले मान लेते हैं थीटा 1 रहा होगा, फिर थीटा 2 देखते हैं कि क्या उसमें चेंजेस आया है। तो हम लोग किसी दो को लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से थीटा अगर निकालेंगे तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? टाउ इंटू क्या हो जाएगा? एल इंटू टाउ इंटू एल, ये टाउ इंटू एल हो जाएगा और ये हो जाएगा अपॉन आर इंटू जी। ये मान लीजिए आपका थीटा 1 रहा होगा। थीटा 2 अगर हम लोग निकालेंगे तो थीटा 2 के केस में क्या करना है? ये टाउ एल को क्या रखना है? 2L कर देना है, एल को 2 गुना कर देना है। तो एल आपका एल रहेगा, उसमें 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि डबल कर रहे हैं, और आर इंटू जी सेम रहेगा। ये जो आर इंटू जी टाउ इंटू एल बाई आर इंटू जी है, इसका वैल्यू क्या है? थीटा 1 है और यहाँ पे गुणे 2 हो गया। तो थीटा 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? थीटा 1 का डबल हो जाएगा। यानी लेंथ हम जितना गुना बढ़ाएंगे उतना गुना मेरा क्या हो जाएगा? थीटा बढ़ जाएगा। यानी कि डबल अगर हम लोग शाफ्ट का लेंथ करेंगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी डबल हो जाएगा। तो ये आपका डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इन थीन वॉल्ड सिलेंड्रिकल वेसल, थीन वॉल सिलेंड्रिकल वेसल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन से होंगे? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस इसमें क्या होगा? हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगर थीन वॉल सिलेंड्रिकल वेसल है तो उसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा आपका हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। वेसल की बात किया गया है यहाँ पे। वेसल का मतलब होता है कि वो चारों तरह से क्या हो? ऐसे हो, सिलेंडर एक तरह से सर्कुलर या सिलेंड्रिकल हो, इस तरह का हो। तो यहाँ पे हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज मैक्सिमम एट। तो बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो मैक्सिमम आपका कहाँ पे होगा? आउटर मोस्ट फाइबर पे। आउटर मोस्ट जो फाइबर होता है वहीं पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट ऑफ द बीम बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे लोड के बारे में नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आउटर मोस्ट फाइबर होगा। जो फाइबर का आउटर मोस्ट पार्ट होगा
वहीं पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन है 41 नंबर, द टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट इज डिफाइंड एज। टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट इज डिफाइंड एज। तो टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है? तो टॉर्सनल रिजिडिटी होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी का मतलब होता है कि इतना टॉर्क, ऐसा टॉर्क अप्लाई हो जो एक यूनिट एंगल ट्विस्ट के लिए, मतलब जिससे मान लीजिए आपका कोई शाफ्ट है, इसमें हमको क्या करना है, 1 डिग्री का और इसमें ट्विस्ट लाना है 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री के ट्विस्ट लाने के लिए जितना टॉर्क अप्लाई होगा उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज ऑल्सो नोन एज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो शियर मॉडुलस के नाम से भी उसको जानते हैं। शियर मॉडुलस के नाम से भी हम लोग किसको जानते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जानते हैं। तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर एट। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है, तो ये फिर से क्या होगा, लोड की बात नहीं किया गया तो द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द बीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन इज स्टोर्ड एज। स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्शन इज स्टोर्ड एज शियर स्ट्रेन एनर्जी, टेंसाइल स्ट्रेन एनर्जी, बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी, कंप्रेसिव स्ट्रेन एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा शियर स्ट्रेन एनर्जी। शियर, क्योंकि बीम पे क्या लग रहा है, शियर स्ट्रेस ही तो डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन एनर्जी आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बीम हैज़ द हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट एट बोथ एंड। तो किस टाइप के बीम में हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट होता है एट बोथ एंड? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फिक्स बीम। देखिए फिक्स बीम अभी मैंने बताया आपको, फिक्स बीम में ही जो फिक्स एंड होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिक्स बीम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका फिक्स बीम। बाकी और सारे जो बीम है जिसमें फ्री एंड रहता है, तो फ्री एंड पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे हाईएस्ट पूछा था मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स बीम में ही एंड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल द हुप स्ट्रेस इज ऑलवेज। थिन सिलेंड्रिकल सेल में हुप स्ट्रेस क्या होता है? तो हुप स्ट्रेस जो होता है, हुप स्ट्रेस क्या होता है? जो हुप स्ट्रेस होता है वो 2 गुना ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, तो ग्रेटर देन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, सिलेंड्रिकल सेल की बात किया गया है, लेकिन अगर वेसल बात करें या सेल की बात करें, सिर्फ वेसल की बात करें, तो वेसल के केस में जो हुप स्ट्रेस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बराबर होता है। वेसल की बात करें तब वो सिलेंड्रिकल नहीं होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑकर एट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई है तो ये कहाँ पे होगा? अभी हमने बताया कि मिड पॉइंट पे ही होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं L/2 पे इसका लोड लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, द मिड पॉइंट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अ फिक्स बीम हैज़, एक फिक्स बीम के पास क्या होता है, 0 बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, नॉन जीरो बेंडिंग मोमेंट एट बोथ सपोर्ट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट, मिनिमम शियर फोर्स एट दी सपोर्ट। तो 48 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, नॉन जीरो बेंडिंग मोमेंट एट दी सपोर्ट। सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं होता है, क्योंकि फिक्स बीम में यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे बी और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रहा होगा तो आप कमेंट में उसका आंसर डाल दीजिएगा, हम फिर वहाँ से रिव्यू कर लेंगे उसका। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज रिलेटेड टू। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस किससे रिलेटेड है? अभी हमने आपको बताया है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस किससे रिलेटेड है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में ही हमने क्या बताया था, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को बताया था, रेजिलियंस को बताया था। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है आपका, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू
भी। और पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेंगे तो ये डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाई 2E हो जाएगा। और अगर आप किसका ले रहे हैं प्रूफ रेजिलियंस का, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बाई 2E हो जाएगा। लास्ट इसमें 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज मैक्सिमम एट। तो अगर टॉर्शन है तो यहाँ पे द एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम जो होगा फ्री एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के फ्री एंड पे सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सेशन में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछने के चांसेस है। तो आरआरबी जेई हो गया, एई जेई हो गया, जो भी एई जेई के एग्ज़ाम्स हो गए या आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए, उन सारे से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं। तो डेली हम आपको डेली 1 या 2 वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें एक वीडियो आपका नॉन टेक का होगा और एक आपका टेक्निकल का होगा। 50-50 क्वेश्चन का हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको वो वैसा कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आगे से वीडियो अपलोड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।